आप ना जाए ना आईएमएफ के पास। अगर आप आईएमएफ के बगैर गुजारा कर सकते हैं तो ना जाए आईएमएफ के पास। आईएमएफ से तो आप कर्ज लेने जा रहे हैं, ना जाए आईएमएफ के पास अगर उसके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप नहीं रह सकते तो मसला तो आपका है ना, आईएमएफ का तो नहीं है। और अभी जो इनकी ख्वाहिशात हैं कि हमसे आईएमएफ से जान छुड़वानी है, वो ख्वाहिशात तो तब से शुरू हुई ना जब से इनसे कारोबारी हलकों ने और दीगर हलकों ने कहा है कि हमको टैक्स ब्रेक्स दो, हम इस टैक्स की बोझ पर दब के नहीं काम कर सकते, मीशत में ग्रोथ नहीं आ रही है। दूसरे लोगों ने भी इनको कहा है कि भाई आप 4 साल से बैठे हुए हैं तो मीशत में थोड़ी सी तो ग्रोथ लेकर आए। लेकिन आपने वो टैक्स ब्रेक देने हैं, आपको पता है आईएमएफ इजाजत नहीं देगा, लेकिन अगर आप आईएमएफ चले जाता है, समझ लीजिए आईएमएफ इजाजत दे देता है, आप टैक्स ब्रेक दे देंगे, फिर खसारे बढ़ जाएंगे, फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा, फिर उसी रट में फंसेंगे, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर रुपया डिवैल्यू होगा, फिर वही मसला हो जाएगा। ये जब तक हुकूमत सीरियस हो और अगर इसको इदराक हो इस बात का और खास तौर पे एक पॉलिटिकल विल हो इनके पास, तो ये अपने अखराजात कम करें। जब आपके पास इस तरह सोचिए कामरान भाई कि अगर एक फैक्ट्री किसी की लगी हुई हो मिसाल के तौर पे और उसकी मसनूआत ना बिक रही हो, तो क्या उसको महंगी करनी चाहिए? टैक्स बढ़ाने का मतलब मसनूआत महंगी करनी। और नंबर दो, एक तो आपने मसनूआत महंगी कर दी क्योंकि आपकी मसनूआत नहीं बिक रही थी, आप नुकसान में थे, और उसके बाद आप दूसरी एक फैक्ट्री एक और लगा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। भाई ये तो माल नहीं बिक रहा, लेकिन आपने 4,000 अरब रुपया लास्ट ईयर बजट किया था पीएचडीपी और एडीबीज में, आप उसमें कमी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी सियासी जो है वो इजारागारियां हैं सूबों के अंदर, वो आपने पीएचडीपी और एडीबी खर्च करना है। अभी आपने 43 अरब रुपया जो है वो आपने एमएनएस को दे दिया, तब तो आपने आईएमएफ से जाके नहीं पूछा कि हम 25-25 करोड़ रुपए फी एमएनए को दे रहे हैं हुकूमती। लेकिन जब टैक्स काटने की बात आती है तो आईएमएफ से पूछते हैं क्योंकि आपको पता है आईएमएफ मना कर देगा, तो आप ये कह देंगे भाई हम तो चाहते थे, हम तो बड़ा शौक था, आईएमएफ ने मना कर दिया, आईएमएफ बहुत बुरा है। भाई आईएमएफ बुरा है तो छोड़ दो जाने के लिए। और अगर आपको सचमुच लोगों को टैक्स ब्रेक देनी है तो खसारा करके तुम ना दो ना, खर्चे कम करके करो। आप वो भी नहीं कर रहे, आप दुकानदारों पर भी टैक्स नहीं लगा सकते, आप जराई 1,000 एकड़ की किसी की जराई अराजी हो उस पर आप टैक्स नहीं लगाते, लेकिन 50,000 रुपए कोई कमा रहा हो आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तनख्वाहदार के ऊपर। तो ये मतलब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो ये इसमें मिफ्ता साहब, अभी आज आपने एक आज आर्टिकल भी लिखा है जिसमें आपने गवर्नमेंट के सर्वे की बेस पे बताया कि लोगों की जिंदगियां कितनी खराब हैं, उनकी माली मामलात इस हद तक खराब हैं कि वो खर्च ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनकी जो फूड इनटेक है वो कम हो रही है। इस हद तक लोगों की जो माली मुश्किलात है वो बढ़ गई हैं। और हुकूमत का भी और कुछ राइट लेफ्ट भी ऐसे अब ये बात हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगेन, अगर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाए तो फिर ये लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी या ये जो प्रॉब्लम है उससे बढ़कर है? चंद लोगों की जिंदगी में बड़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन मेरी आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ के आपने 43 अरब रुपए दिए थे एमएनएस को। फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ के आप एनएफसी अवार्ड को रोका क्यों नहीं मिफ्ता इस्माइल साहब? फाइनेंस मिनिस्टर ने रोका क्यों नहीं? देखिए मैं तो ये समझता हूं, और क्योंकि जो मैं कुछ अरसा काम भी कर चुका हूं इस शोबे में, कि फाइनेंस मिनिस्टर का अव्वल काम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से बहस करना होता है, लड़ाई करना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में हर प्राइम मिनिस्टर का ये शौक होता है कि यार इसको भी पैसे दे दो और इसको भी पैसे दे दो, और ये टैक्स ब्रेक मांगने आए तो इनको भी टैक्स ब्रेक दे दो, और ये सब्सिडी मांगने आए तो इनको भी दे दो। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको चीजें करनी होती हैं।